बिरजू की पत्नी ने 5 दिन पहले एक लड़के को जन्म दिया है, जिसे बिरजू जितनी बार देखता उसका सर भारी हो जाता। अपनी चिंता वो अपनी पत्नी से नहीं छुपा सका और परेशान स्वर में उससे कहा, 4 बच्चे पहले से ही हैं और अब ये आ गया। मैं ठहरा मामूली दिहाड़ी मजदूर, कैसे पालूंगा इतने सारे बच्चों को। बिरजू की पत्नी उसकी बातों का क्या जवाब देती। कभी वो उसकी ओर देखती तो कभी बिरजू की ओर। उसी दिन दोपहर की बात है। बिरजू अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसकी झोपड़ी के आगे एक बड़ी सी आलीशान कार आकर रुकती है। उस कार से बहुत ही अमीर व्यक्ति, जिनका नाम दिलीप वर्मा था, उतरे और उसके पास आए। क्या तुम्हारे यहाँ किसी पुत्र का जन्म हुआ है? दिलीप की बातों को सुनकर बिरजू उन्हें घूर घूर कर देखने लगा और चौंकते हुए कहा, पुत्र? हाँ, कुछ दिनों पहले मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है, लेकिन आपको कैसे पता? अरे ये सब बात छिपती थोड़ी है। वैसे क्या तुम मुझे वो पुत्र दे सकते हो? ऐसा है, मेरी कोई संतान नहीं है और मैं तुम्हारे बेटे को गोद लेना चाहता हूँ। बिरजू थोड़ी देर फिर से दिलीप की ओर घूर घूर कर देखता रहा और फिर उनसे बोला, साहब, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। किसी तरह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ। जब से मेरा ये बेटा हुआ है, मैं उसी की चिंता में घुला जा रहा हूँ। आप मेरे पास किसी भगवान की तरह आए हैं। आपके पास इसका भविष्य बन जाएगा। मेरे पास तो इसकी किस्मत में भूख और बीमारी ही आएगी। बिरजू ने दिलीप को अपना बेटा दे दिया। दिलीप ने बच्चे को लिया और वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी आती थी। दिलीप ने अपनी कार वहाँ रोकी और बच्चे को अपनी गोद में उठाया और नदी के पास खड़ा हो गया। आज मैं अपनी बेटी का भाग्य अपने हाथों से खुद लिख रहा हूँ। आज मैं मिटा रहा हूँ अपनी बेटी के भाग्य में लिखी हर वो बात जो मैं नहीं चाहता। ये कहकर दिलीप ने उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद से नदी में फेंक दिया। दिलीप एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे। वो भविष्य देख सकते थे। यही नहीं, किसी की जन्म कुंडली पढ़कर जिसके बारे में वो जो कहते थे वो सच हो जाता था। उनका कहा कभी नहीं बदलता था। कुछ दिन पहले की बात है। वो अपनी एकलौती बेटी मेहर की कुंडली देख रहे थे। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? मेरी एकलौती बेटी का विवाह किसी दिहाड़ी मजदूर के बेटे से होगा? हाँ? दिलीप ने अपनी आंखें बंद की और उस लड़के को देखना शुरू किया। पल भर में ही उनकी आंखों के आगे बिरजू का बेटा आ गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और मैं भविष्य देख सकता हूँ तो भविष्य बदल भी सकता हूँ। मैं बदल दूंगा अपनी बेटी का भविष्य, मार दूंगा उस लड़के को। दूसरी ओर वो छोटा सा बच्चा पानी के बहाव के साथ बह जा रहा था। वहीं नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव की मछुआरीन कमला उस समय जाल डालकर मछली के फंसने का इंतजार कर रही थी। कितनी देर हो गई, आज तो एक भी मछली जाल में नहीं आई। तभी उसकी नजर पानी की लहरों के ऊपर आ रहे उस बच्चे पर पड़ी, जो बेचारा लगातार रोए जा रहा था। अरे ये किसका बच्चा है? किस निर्दयी ने इस बच्चे को पानी में डाल दिया?
अरे जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? कमला ने उस बच्चे को लहरों से निकाला। वो बेचारा बच्चा लगातार रोए जा रहा था। उसने उसे गले से लगा लिया। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? भूख लगी है क्या? मैं हूँ ना, मत रो बेटा, मत रो। कमला के पति का 3 साल पहले देहांत हो गया था। उसका दुनिया में कोई नहीं था। उसने उस बच्चे को गोद ले लिया। कमला ने उसका नाम प्रेम रखा। समय धीरे धीरे पंख लगाकर उड़ता गया। प्रेम अब 21 साल का हो गया था। इस बीच कमला की मौत भी हो गई थी। उधर ज्योतिषी दिलीप की बेटी भी अब जवान हो गई थी। एक दिन की बात है, वो नाव की सवारी कर रही थी। तभी मौसम बहुत ही खराब हो गया। जोर जोर से आंधी चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ओह, इतनी तेज आंधी और तूफान, ऊपर से ये बारिश। ओह, तूफान और बारिश और बढ़ती गई और उनकी नाव डूबने लगी। महर पानी के बहाव में कुछ देर तक हाथ पांव मारती रही, फिर थक कर बेहोश हो गई और लहरों के साथ बहने लगी। उधर दूसरी ओर प्रेम उस समय नदी में मछली पकड़ने के लिए आया था, लेकिन तूफान के कारण वापस लौटने का सोच रहा था। तभी उसे महर पानी में बहती हुई दिखाई दी। अरे ये कौन है? कौन बहता आ रहा है नदी के बहाव के साथ? प्रेम तुरंत पानी में उसे बचाने के लिए उतर गया और लहरों से लड़कर उसकी जिंदगी बचा ली। महर को जब होश आया तो उसने खुद को प्रेम के घर में पाया। मैं कहाँ हूँ? आप कौन हो? हाँ। तब प्रेम ने महर को वो सारी बातें बताई, जिसे सुनकर महर का दिल प्रेम के प्रति प्यार से भर गया और उसने अपने प्यार का इजहार भी उससे कर दिया। प्रेम ने भी उसका निवेदन स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद महर प्रेम को लेकर अपने घर पहुंची और अपने पिता से सारी बातें बताई। तुमने शादी कर ली, लेकिन ये लड़का कौन है? इसका कोल क्या है? खानदान क्या है? तब प्रेम ने उन्हें सारी बातें बताई, जिसे सुन दिलीप ने अपना सर पीट लिया और मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, 21 साल पहले मैंने इस काले अध्याय को अपनी बेटी की जिंदगी से निकालना चाहा था, लेकिन आज ये फिर से मेरे सामने आ गया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उस बिहारी मजदूर के बेटे को मैं कभी अपना घर जमाई स्वीकार नहीं करूंगा। कुछ दिनों के बाद महर कुछ महीनों के लिए शहर से बाहर गई हुई थी, तो दिलीप ने प्रेम को अपने पास बुलाया और उससे बहुत ही चिंतित स्वर में कहा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ बेटा। अपने लिए नहीं, लेकिन मेरी एक लौती बेटी के लिए, उसके जीवन के लिए। बोलो, क्या तुम मुझे वो दोगे जो मैं मांगूंगा तुमसे, या इनकार करके मेरी बेटी के जीवन को खतरे में डाल दोगे? बोलो बेटा। ये सब आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, मैं कहना तो नहीं चाहता तुमसे, लेकिन अगर नहीं कहा तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। तुम्हें तो पता है कि मैं ज्योतिषी हूँ। मैंने अपनी बेटी की और तुम्हारी कुंडली देखी है। उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुम दोनों साथ रहे
तो मेरी बेटी की मृत्यु हो जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ बेटा, लेकिन हम उसकी मृत्यु को रोक सकते हैं। अगर तुम उसे छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ तो। अपनी पत्नी की खातिर प्रेम उस शहर को छोड़कर वीरगंज नाम के दूसरे शहर में चला गया। कई दिन तक वो भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा और एक दिन वो सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसके सामने रामू नाम का एक बूढ़ा सपेरा बैठा हुआ था, जो सांप का खेल दिखाकर अपनी रोटी चलाता था। तुम कौन हो बेटा और कहाँ से आए हो? तब प्रेम ने उसे अपनी सारी बातें बताई। उसकी बातें सुनकर रामू ने कहा, बेटा, जो भाग्य में लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है? यही तुम्हारे भाग्य में लिखा था, तो उसे तुम कैसे बदल सकते हो? वैसे भी तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी पत्नी के जीवन के लिए है, इसलिए इसे स्वीकार करो और नई जिंदगी शुरू करो बेटा। प्रेम रामू के साथ रहने लगा। वो उसी के साथ सांपों का खेल दिखाता। यही नहीं, उसने रामू से न सिर्फ जहरीले सांपों को पकड़ने की कला सीखी, बल्कि उनके जहर को काटने का मंत्र और जड़ी बूटी के बारे में भी जाना। बेटा, तुमने गजब की प्रतिभा है। मैंने अपना पूरा जीवन इन जहरीले सांपों के जहर की काट और मंत्रों को जानने में लगा दिया, लेकिन तुमने तो कम ही समय में सब कुछ सीख लिया। समय फिर से बीतने लगा। इस बीच दिलीप और मेहर वीरगंज अपने एक रिश्तेदार की शादी में आए हुए थे। शादी के बाद दिलीप और मेहर एक कमरे में सोए हुए थे। तभी पता नहीं वहाँ कहाँ से एक जहरीला सांप आया और उसने मेहर को काट लिया। मेहर दर्द से कर्रा रही थी। पिताजी, पिताजी, मुझे सांप ने काट लिया है। ये बोलते ही मेहर के मुंह से झाग निकलने लगा और वो बेहोश हो गई। दिलीप ने अपनी बेटी की जब ये स्थिति देखी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने लोगों से मदद की गुहार लगाई। तभी उसे किसी ने सांप का जहर उतारने वाले के पास जाने के लिए कहा। तब दिलीप ने पूछा, कहाँ मिलेगा? यहाँ से कुछ ही दूरी पर सपेरों की बस्ती है। वहीं पर रामू नाम का एक सपेरा रहता है। कहते हैं कि उसके पास दुनिया के जहरीले से जहरीले सांप की काट है। हमें मेहर बिटिया को उसके पास लेकर जाना चाहिए। वो सभी रामू के घर पहुँचे। रामू को उसने सारी बातें बताई। तब रामू ने कहा, देखिए, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। मैं अब आपकी मदद करने में असमर्थ हूँ। हाँ, लेकिन मेरा बेटा आपकी मदद कर सकता है। उसके बाद उसने प्रेम को आवाज दी। प्रेम को देखते ही दिलीप की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने लाचार निगाहों से उसकी ओर देखा। प्रेम अपने ससुर को पहचान गया। वो तुरंत जंगल से जड़ी बूटी लेकर आया और उसका लेप मेहर को लगाया और उसकी जान बच गई। जैसे ही मेहर को होश आया और उसने अपने सामने प्रेम को देखा तो, प्रेम, तुम जिंदा हो? लेकिन पिताजी ने कहा था कि जब मैं शहर से बाहर गई हुई थी तो कोई जंगली जानवर
तुम्हें उठाकर ले गया था। ये बात सुनकर प्रेम ने अपने ससुर की ओर देखा तो दिलीप ने हाथ जोड़कर उससे कहा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ, खासकर प्रेम का। मैंने भाग्य के लिखे को बदलना चाहा, लेकिन मैं हार गया। मुझे माफ कर दो प्रेम, मुझे माफ कर दो। उसके बाद दिलीप ने सारी कहानी उन दोनों को बताई, जिसे सुनकर मेहर को अपने पिता से घृणा हो गई। तब प्रेम ने अपनी पत्नी से अपने पिता को माफ करने को कहा। उसके बाद वो सभी खुशी खुशी रहने लगे।